ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं, चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार कोशिश कर रहा है, जिस तरह से दुनिया के वाकयात हों, खबरें आए, वो लगातार आपको हम पहुंचाते रहें। बहुत तेजी से वाकयात बढ़ रहे हैं। अब जबकि इजराइल और हमास के बीच में जंगबंदी है, उस बीच में अचानक फ्लेयर अप हुआ, 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद हुए। अब फिर कहते हैं जंगबंदी है, ये इजराइल का कहना है। लेकिन गाजा में एक तरह से मुसलसल मौत का सामना इसलिए है कि सामान अभी तक भी ठीक से नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। उधर ट्रंप ने परमाणु हथियारों के टेस्ट का हुक्म दे दिया है। आखिर क्या चाहते हैं वो? क्या दुनिया को पूरी तरह से तबाह करना चाहते हैं? उधर सूडान में भी 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, ऐसी खबर है। वहां भी अपोजिशन को खड़े करने वाले कुछ अरब देश ही बताए जाते हैं। वेनेजुएला भी जंग के बहुत नजदीक पहुंच चुका है। क्या कुछ है, इस सब को समझने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं फिरोज मीठी बोरवाला साहब, जो इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडेरिटी फोरम के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं, और इस पूरे इशू से, इस पूरे मूवमेंट से, जो फिलिस्तीनी आजादी का मूवमेंट है, उससे लगातार जुड़े रहे हैं। और जब से खास तौर पर ये जंग शुरू हुई अक्टूबर 2023 में, उसके बाद जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं इंटरनेशनल, मुख्तलिफ मुल्कों में, चाहे वो मॉस्को में हो, तेहरान में, या इस्तांबुल, या फिर कराकास, हर जगह मौजूद थे। बैरूत में भी पहुंचे थे, जब हसन नसरुल्लाह का जनाजा उठा था, उसमें भी पहुंचे थे, और वहां से कुछ खास सोविनियर भी लाए थे। तो आज फिरोज मीठी बोरवाला साहब से हम समझेंगे कि आखिर क्या कुछ है। चूंकि लैटिन अमेरिका भी आप पिछले दिनों गए थे, कराकास, और क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त। मैं सबसे पहले यह समझना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग आखिर कैसे चल रहा है कि वो अब परमाणु हथियारों के टेस्ट का हुक्म दे दिया। क्या कुछ देख रहे हैं फिरोज मीठी बोरवाला साहब? एक तो आज मैंने जो पहना है स्कार्फ, वो है वेनेजुएला का। हम्म। वेनेजुएला से हम लोग जब गए थे पिछले साल, जहाँ एक पैलेस्टाइन के सपोर्ट में कॉन्फ्रेंस हुई थी, और हम लोग मादुरो को, प्रेसिडेंट मादुरो को मिले थे। हम्म। और इसलिए आज वेनेजुएला के सॉलिडारिटी में मैंने स्कार्फ पहना है। हम्म। एक वो बात। दूसरी बात है कि आई थिंक जो ट्रम्प जो कदम आगे बढ़ा रहा है, मैं मानता हूँ कि वो इजराइल के मैनिपुलेशन का हिस्सा है। क्योंकि इसराइल की स्ट्रेटेजी ये है कि जितनी जंगें बढ़े दुनिया में, वो इसराइल के लिए अच्छा है, ताकि इसराइल को मौका मिले बोलने के लिए। सूडान में जब 50 लाख लोग मर चुके हैं, तो तुम गाजा की क्यों बात कर रहे हो? वहाँ रशिया यूक्रेन की एक अलग वॉर चल रही है। वेनेजुएला पे वॉर भी ट्रम्प करने वाला है। अभी ट्रम्प न्यूक्लियर टेस्टिंग की बात कर रहा है। तो दुनिया में जितना केओस बढ़े और जितनी जंगें आगे बढ़े, उसमें इसराइल का एजेंडा आगे बढ़ता है। ये उनका मानना है। वैसे ये वर्ल्ड वॉर वन वाला जो टाइम था, उससे ये मामला अलग है, उससे ये समय अलग है, क्योंकि दूसरे दुनिया के देश अभी बहुत पावरफुल हो चुके हैं। ये वेस्टर्न वर्ल्ड वाली दुनिया आज है नहीं। तो पहले तो बात यह है कि जहां तक गाजा का सो कॉल्ड सीज फायर है, कल ही 100 लोग को इसराइल ने मार भी डाला है। ईरान ने पहले ही बोला था कि ये कोई सीज फायर का कोई मतलब नहीं है, मैं आ ही नहीं रहा हूँ शर्म अल शेख, ईरान नहीं गया था, क्योंकि इनको पता है कि नेतन्याहू का 24 घंटे का भी मामला कि उसने ये नरसंहार का अंत वाली जो बात थी कि रोज जो 100 लोग मरते हैं, वैसे कल 100 लोग मरे। नहीं तो इसराइल रोज 5-10 लोग को तो साइनिंग करने के बाद मार ही रहा था। और नेतन्याहू के एक ही एजेंडा था कि मेरे जो 20 लोग थे वो वापस आ जाए, बाद में मुझे जो करना है मैं करता रहूंगा। फरवरी में इलेक्शन है, इसलिए ये एक्सट्रीमिस्ट लाइन लेकर ही नेतन्याहू आगे बढ़ेगा। उसके पास और कोई चारा नहीं है, यही सब काम करते रहेगा। इसमें से एक्चुअली ये जीरो सम गेम है। इजराइल नेतन्याहू के कारण और भी इंटरनेशनली आइसोलेट होगा और भी वीक होने वाला है। वो अपने आप को ओवर स्ट्रेच कर रहा है। ओके।
और ओवर स्ट्रेच का मतलब भी मैं समझाता हूँ कि जब आपकी मिलिट्री लाइन बहुत आगे हो जाती है, जब आपकी औकात नहीं होती ये इतनी सारी वॉर्स करने की, ये हालत में अभी इसराइल जा रहा है। क्योंकि एक जगह पे मैसिव इंटरनेशनल आइसोलेशन है। वेस्टर्न वर्ल्ड में जो आइलैंड में अभी जो प्रेसिडेंट चुनकर आई है, वो तो चुनकर ही आई है पैलेस्टाइन के सपोर्ट वाले एजेंडा में। और इससे तो क्लियर कट बोला कि इसराइल को मैं बॉयकॉट करूंगी और नेतन्याहू का आने का तो सवाल ही नहीं है। ओके, इसराइल को ये बोलना पड़ा कि अभी हमारे कोई भी लोग आइलैंड नहीं जाएंगे और आइलैंड के लोग बहुत खुश है, वही मत आओ इधर। ओके। दूसरी बात है कि आज एक और एक अच्छी खबर है कि नेदरलैंड्स में जो सरकार चुनकर आई है वो एक सेंट्रल लेफ्ट सरकार है। जो लोग बोल रहे हैं कि एक पूरा राइट विंग वेव है, राइट विंग वेव है, अभी वो वेव वापस दूसरी दिशा में चालू होने लगा है। उसका और एक प्रमाण है जोरान ममदानी की आने वाली जीत 4 नवंबर को। और उसका मतलब ये भी होगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी में अभी वो लीडरशिप है ही नहीं जो ट्रम्प को उत्तर दे सके। तो जैसे ट्रम्प की पार्टी को अमेरिका फर्स्ट लॉबी ने पूरा कैप्चर कर लिया है, वैसे अभी डेमोक्रेटिक पार्टी में जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है, बर्नी सैंडर्स, ओकेसियो कार्टे अलेक्जेंड्रा ओकेसियो कोर्टेस और जोरान ममदानी, ये 3 अभी बड़े लीडर बन चुके हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी को दिशा बता रहे कि एक इकोनॉमिक प्रोग्राम, समतावादी इकोनॉमिक प्रोग्राम, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी के लिए अच्छा प्रोग्राम, और उसके साथ आप ट्रम्प के फांसीवाद के खिलाफ कैसे खड़े हो, ये पूरा कॉम्बिनेशन करके, और गाजा और पैलेस्टाइन पे एक पोजीशन लेने वाले लोगों, ये एक नई लीडरशिप अब अभी मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी को ये टेक ओवर करने वाली लीडरशिप है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। उसके साथ ये भी है कि कल ही इजराइल ने गाजा में 100 लोगों को मारा है। तो गाजा के लोग भी अभी थोड़े परेशानी में है, वैसे परेशानी है वो, मगर उनको भी ये सीज फायर में ज्यादा भरोसा नहीं है। वैसे हमास ने बोला कि आज भी हम लोग सीज फायर में मानते हैं, क्योंकि हमास ये रोज का बॉम्बिंग नहीं चाहता, क्योंकि वो भी समझ चुके थे कि बहुत ज्यादा लोगों ने इसमें सफर किया है, और इसलिए हमास फिर भी अपना एक धैर्य बना के रखा है। और ये जो ऑफर था हॉस्टेजेस एक्सचेंज का, इसराइल के अखबारों में आ चुका है कि अक्टूबर 23, 9, 10 तारीख को ही हमास ने ऑफर दिया था कि तुम्हारे हॉस्टेजेस वापस ले जाओ और ये जंग करो मत। मगर नेतन्याहू का एजेंडा कुछ और ही था, ये मैंने बार बार बोला है। ओके, तो द पॉइंट इज के ये पूरा ट्रम्प, नेतन्याहू, यूएई, कतार, कतार, तुर्की, इजिप्ट वाला जो प्लान है उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। वो थोड़ा एक टाइम वाला ही, थोड़ा कुछ कितना टाइम क्या होता है वो देखना है। क्योंकि 58% नेतन्याहू बोलता है कि मैंने तो गाजा ले लिया है, वैसे उस पर कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो ये वापस इजरायली आर्मी को निकलना ही पड़ेगा वहां से, क्योंकि वो टिक तो नहीं पा रहे थे। और जो हमास को हथियार देने की बात थी कि हथियार देने पड़ेंगे, अभी वो भी बात नहीं हो रही है। इजराइल उसको बहाना बनाते रहेगा। मगर अभी एक है कि एड आ रहा है काफी हद तक, कुछ हद तक। और दूसरा कि जो इंटरनेशनल जो आर्मीज आनी है अभी स्टेबलाइजेशन फोर्स के नाम पे, वो कब आएगी वो देखना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट कदम है कि वो होगा कि नहीं होगा, उसमें से कुछ बात आगे बढ़ेगी। तीसरी जो बात है कि सूडान का जो मुद्दा है ना, वो बहुत ही मैं उसी पर आने वाला था। आपने अभी तक दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कही। आयरलैंड में हुकूमत इजराइल के खिलाफ बनी एक तरह से। नीदरलैंड के भी हालात वो हैं। न्यूयॉर्क जो अमेरिका में जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है, वहां भी जोरान ममदानी का उभरना और जीत के नजदीक पहुंचना, शायद कुछ दिनों में हम वो खबर भी सुन लेंगे कि वो जीत जाए। और ये तो मुसलसल एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पर सियासी नाकामी मिल रही है इजराइल और ट्रंप वाले नजरिए को। उस दौरान अब ये जो सूडान का मामला उठा है, इस वक्त टाइमिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूडान में क्या कुछ है, देखिए आमतौर पर लोग जानते नहीं सूडान के बारे में बहुत ज्यादा, इसलिए सूडान के बारे में थोड़ा सा वो तफसील भी आप जरूर बताइए कि यूएई, सऊदी अरब, इन सब का क्या क्या कुछ रोल है वहां पर, क्योंकि आमतौर पर यह समझा जाता है कि मुस्लिम मुल्क हैं। क्या कुछ है, आप कैसे देख रहे हैं? ये इतनी बर्बादी फैला के रखी है लोग ने आपस में सूडान में। बेसिकली सूडान में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है वहाँ का सोना। नंबर 2 वहाँ के जो पोर्ट्स है, रेड सी पे जो पोर्ट्स है। और तीसरी बात है उनकी एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके। तो जो सूडान की जो सरकार है, जिसकी जो सीरियन आर्मी, सॉरी, जो सुडानीज आर्मी है, वो एक साइड पे है, और दूसरा ये जो आरएसएफ करके जो एक फोर्स दूसरी ऑपोजिशन की खड़ी हुई है, ये सिविल वॉर दोनों के बीच में चल रहा है। यूएई ऑपोजिशन के साथ खड़ा है, इनफैक्ट सऊदी वो सरकार के साथ खड़ी है, और इजिप्ट भी सरकार के साथ खड़ी है, और यूएई के साथ या इजराइल खड़ा है। इजराइल जी। का बहुत बड़ा स्टेक है पूरे मामले में। ओके। हम्म। यूएई ने शुरुआत की थी वहां गोल्ड की कंपनी चालू करके, और सरकार के साथ करते करते, मगर बाद में गोल्ड की कंपनी इसको भी टेक ओवर कर रहा था प्राइवेटाइजेशन के नाम पे। वहाँ की एग्रीकल्चर लैंड्स को वो लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे खरीदा है, क्योंकि यूएई और गल्फ कंट्रीज का मानना है कि हम तो एग्रीकल्चर कर नहीं सकते, तो जो सूडान और इस किस्म के जो कंट्रीज है, वहाँ हम लोग खेती बाड़ी से हम लोग का जो फूड सिक्योरिटी वो पूरा करें। तो हो ये रहा था कि पैसा पंपिंग करते करते यूएई, सऊदी जैसे कंट्रीज पूरे सूडान को टेक ओवर कर रहे थे। ये बहुत बड़ा मसला है। एक नियो कॉलोनियलिज्म जो वेस्टर्न कंट्रीज करती है, वो वैसे ही गल्फ की कंट्रीज, लिबिया को भी ऐसे ही खत्म कर डाला है लोग ने, और अभी सूडान को भी वैसे ही नोच डाला है। ओके। तो यूएई का बहुत ही खतरनाक रोल है ये पूरे मामले में। और 12 मिलियन पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड। बोलते कि साढ़े 50 लाख लोग मर चुके हैं। स्टारवेशन बड़े पैमाने पे है। और इसराइल जो गाजा में कर रहा है, यूएई और इसराइल वही काम कर रहे हैं सूडान में, वही पैटर्न पे जा रहा है। और हमारे कुछ फिलिस्तीनी दोस्त भी बोल रहे हैं। ओके। टॉर्चर, बलात्कार, स्टारवेशन, ये सब यूएई और इसराइल वहां कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जो इसराइल के जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है, क्योंकि सूडान और यमन, ये दोनों रेड सी के आमने सामने किनारे पे है। हाँ ओके। बिल्कुल। तो यमन और गाजा और ईरान, ये सब फैक्टर्स है ये पूरे मुद्दे में। जैसे हम्म। ईरान भी जो खड़ा है वो सूडान की सरकार के साथ खड़ा है। इंटरेस्टिंगली इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ईरान, रशिया का दोनों टाइप का रोल था, मगर रशिया आई थिंक कभी इधर आ चुका है। अमेरिका यूके का ज्यादा इसमें रोल नहीं है, इंटरेस्टिंगली। ओके। मगर ये आपस के अरब कंट्रीज और ईरान, तुर्की, सब आई थिंक ईरान तुर्की भी सब इधर ही है सूडान की सरकार के साथ। क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इसराइल का एक क्लियर कट अलायंस है, जो हमको यमन में भी दिखता है, साउथ सदर्न यमन में। सोकोत्र आइलैंड जो है, सोकोत्र आइलैंड में यमन और सदर्न यमनी जो फोर्सेस है, और यूएई और इसराइल, उनके वहां बेस भी बन चुके हैं। यूएई और इसराइल का बेसिस सोकोत्र आइलैंड में भी बन चुका है, जो माउथ ऑफ द रेड सी, बाबल मंदर स्ट्रेट का जो पूरा मुद्दा है। तो इसराइल के लिए सूडान बहुत ही स्ट्रेटेजिक मुद्दा है, क्योंकि यमन को जो सपोर्ट जाता है, गाजा को जो सपोर्ट जाता है, उनका बोलना है कि ये सब ईरान के जो रास्ते हमको बंद करने हैं। तो ये इसलिए इसराइल के यहाँ बहुत इसलिए सूडान का मुद्दा कोई लोकल मुद्दा नहीं है, इसके बहुत बड़े रीजनल और इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस है। क्योंकि ये जो पूरी जंग मिडल ईस्ट में चल रही है, उसमें अभी सूडान उसका एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड या कुरुक्षेत्र का पूरा इलाका बन चुका है। ये सूडान देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि लीबिया में भी मोहम्मद गद्दाफी की सरकार के बाद एक सरकार त्रिपोली में चलती है, जो यूनाइटेड नेशन ने उसको रिकॉग्निशन दिया हुआ है। एक मिस्र के साइड में यानी ईस्ट वाले उसमें वहां एक अलग सरकार है, वो जनरल हफ्तार कहलाते हैं, वो सरकार चला रहे हैं। तो ये हर मुल्क में तोड़ फोड़ करना। और सूडान अब से पहले बट चुका है। साउथ सूडान अलग एक मुल्क बन चुका क्रिश्चियंस के नाम पर, उसमें भी अमेरिका, इजराइल और वो बाकायदा इन्वॉल्व थे। अब बाकी सूडान में भी ये दारफोर वाला इलाका अब फिर इसे अलग किया जा रहा है, और काफी बड़ा इलाका कंट्रोल में अभी सरकार के पास नहीं है। एक तिहाई इलाका उस दारफोर वाले पूरे इलाके का की तरफ। तो अभी इसराइल को एक लंबे अरसे से रेड सी में यमन के हूथियों ने बाकायदा पाबंदी लगाई हुई है, और ये वहीं सी पोर्ट्स उसके भी हैं, सूडान के भी। वहां इसराइल अपना कब्जा चाहता है, अपना असर चाहता है। अच्छा, जब ये ऐसी सूरत हाल है कि इस इलाके में, देखिए एक बात तो तय है, हूथी अंसारुल्लाह यमन के बाबल मंदब पर उनका पूरा कंट्रोल है।
जिबूती है सामने समंदर में, दूसरी तरफ उस पर कभी कभी कुछ हाथ चलाने की कोशिश करते हैं, अब ये सूडान में कोशिश कर रहे हैं। तो अभी कोई कुछ कुछ बहाल होने वाला, कुछ इजराइल को वाकई कोई कामयाबी मिल सकेगी? आपको क्या लगता है? ग्राउंड की रिपोर्टें कैसी हैं, क्या हालात हैं? वेनेजुला में, सॉरी, सूडान में तो अभी सूडानीज आर्मी होल्ड ऑन कर रही है, क्योंकि काफी सामने फोर्सेस है, इजिप्ट भी है, सऊदी भी है, ईरान भी है, सब फोर्सेस है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सिविलियंस बहुत बड़े पैमाने पे सफर कर रहे हैं। हम्म। और इसलिए वो तो वक्त लगने वाला है, मगर ये दिख रहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कोई, मतलब दूसरे अरबों के लिए, मुसलमानों के लिए उनमें कोई हमदर्दी नहीं है। हम्म। ना सूडान के लिए है, ना गाजा, ना फिलिस्तीन, किसी के लिए नहीं। यूएई तो कोई विचित्र देश ही खड़ा हो रहा है। बहुत से लोग दुबई और अबू धाबी अलग करते हैं, मगर एक्चुअली वो देश को इसराइल ने एक अपना एलाई भयंकर बना लिया है। और ये पूरे रीजन के लिए खतरा बन चुका है। यूएई बहुत हम्म। डेंजरस मुल्क बन चुका है। बहुत बहुत ही तो खतरनाक है, और इस दौरान भी इसराइल के साथ वो ताल्लुकात और बढ़ा रहा है, और बाकायदा जी, वो फंडिंग और हर रिश्ते को उन्होंने बढ़ाया। अजय, जो कुछ तफसील आ रही है सूडान से, मैं थोड़ा सा उस पर अभी और बात करना चाहता हूं। अल फिशर जो इलाका कंट्रोल किया है, वहां से लोग जान बचा के निकलने की कोशिश करते हुए 2000 से ज्यादा एक दिन में मारे गए। और वो बिल्कुल, जिसे बराबर। समरी एक्सिक्यूशन जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, बहुत ही बेदर्द तरीके से दाइश का काम करने का तरीका और इनका बिल्कुल एक जैसा नजर आ रहा है, जिस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं। तो ऐसी खतरनाक सूरत हाल तो अभी लगता है कि कुछ दिन बाकी चलेगी, चूंकि वहां की आर्मी ने भी एहतियात किया है, वो पीछे हटे हैं। क्या कुछ होगा? आम लोग तो मुसीबत में और फंसेंगे, ऐसा लगता है। सही बात है। यानी आपने जो आइसिस पैटर्न की बात की, हम्म। क्योंकि आइसिस और अलकायदा इन्हीं इन्हीं के साथ काम करते हैं। हम्म। वो गाजा में भी ये खतरा है कि जो जो ड्रग लॉर्ड्स और आइसिस की गैंग्स को इजराइल हथियार देकर खड़ा करना चाहता है हमास के खिलाफ। इसलिए हमास ने तुरंत, जब ये सो कॉल्ड सीजफायर अनाउंस हुआ, पहला काम उसने किया कि जो जो गैंग्स वहां की इजराइल के साथ अलाय हो गई थी, उनको पहले जाके खत्म कर दिया। सिविलियंस को नहीं मारा था, हम्म। हमास ने गैंग्स को खत्म किया, क्योंकि हम्म। इजराइल चाहती है कि हमास निहत्ता हो जाए और गाजा में बाद में ये गैंग्स के हवाले गाजा के लोग किया जाए। तो आप सोचो कि ये ड्रग लॉर्ड्स और ये गैंग्स, आइसिस की, अलकायदा की गैंग्स अगर गाजा को टेक ओवर करती है, तो वहां के लोगों का क्या होगा? तो वो तो होना नहीं है। हमास हम्म। बहुत स्ट्रांग है, बाकी भी फोर्सेज हैं बहुत स्ट्रांग है, जो जो गाजा की जनता को बचा के रखे। तो हम्म। आई थिंक सूडान के मुद्दा अभी दुनिया में चर्चा में आया है अभी। मतलब 2 साल से तो वहां भी भयंकर सिविल वॉर चल रही है। हम्म। और सऊदी ने और यूएई दोनों ने ये मेस कर दिया एक्चुअली। दोनों हम्म। ने सूडान को स्टेबलाइज होने नहीं दिया। हम्म। और जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस चलाकर वहाँ इलेक्शन करवा कर ये सब सॉल्यूशन ला सकते थे, वो होने नहीं दिया आज, इसलिए सूडान की हाल है। सीरिया में भी वही हुआ था। बशर अल असद के टाइम पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुआ था, और असद की सरकार ने रेफरेंडम भी किया था संविधान को लेकर, इलेक्शन भी किए थे। हम्म। अगर सीरिया का के हालात मतलब वो बिगाड़ते नहीं कि हम्म। वहाँ दुनिया के 80 देशों के आइसिस अलकायदा की अ, आतंकवादियों को पूरा भिजवाया था, और तुर्की, सऊदी, यूएई, ये छोटा देश, सीरिया की आबादी 2.5 करोड़, हम्म। अगर इतने बड़े पैमाने पे अपने, एक तो वेस्टर्न सैंक्शंस प्लस इतने बड़े पैमाने पे आक्रमण, तो इसलिए वो लोग इसको संभाल नहीं पाए। असद की भी अपनी गलतियां हुई। हम्म। स्ट्रेटेजिकली अगर वो हिजबुल्लाह और ईरान के साथ ठीक से कोऑर्डिनेट कर लेता, तो ये नौबत नहीं आती। अगर पीपल्स मिलिशिया हस्टल शाह भी बन जाती, हिजबुल्लाह टाइप मिलिशिया बन जाती, तो ये लोग इनको निपट लेते सवाई अलकायदा को। मगर वो एक अलग कहानी। मगर सूडान को बर्बाद करने में, लिबिया को बर्बाद करने में, और सीरिया को बर्बाद करने में, लिबिया में अफ्रीका का सबसे ज्यादा तेल वो बर्बाद हो गया। सूडान हम्म। में सोना भरपूर है, नाइल की नदी का पानी है, एग्रीकल्चर लैंड बहुत फर्टाइल है। मेरा एक गुजराती दोस्त वहाँ रहता है, हम्म। वो बोल ही रहा था कि इनफैक्ट भारत से किसान जा रहे थे, पंजाब से किसान जा रहे थे वहाँ खेती बाड़ी करने के लिए। हम्म। इतनी उपजाऊ जमीन है। तो वो, ये 3-4 देशों को तो ये अरब, गल्फ अच्छा, अरब यमन कंट्रीज ने। यमन यमन को भी तो इन्हीं दोनों मुल्कों ने, खासतौर पर यूएई और सऊदी अरब ने। और सही अभी बात है। ताजा खबरें ये आ रही हैं यमन से कि साउथ यमन में
जो अदन के आसपास का इलाका है, जहां सऊदी अरब के पसंद के लोग हुकूमत चला रहे हैं, जैसी भी हुकूमत है वो अदन से, और जो इजराइल ने स्कोत्रा जो आइलैंड पर कब्जा किया हुआ है, उसके आसपास जो ये साउथ का इलाका है, वहां आम लोगों के लिए बहुत परेशानी आ रही है। हिंसा, हमले, बहुत ही कैओस जैसी हालत है, वो कहीं से संभाल नहीं पा रहे। तो इस पूरे इलाके के तबाह करने में खुद सऊदी अरब और यूएई जैसे मुल्क कई मुल्कों को तबाह कर चुके हैं, और जाहिर है ये तबाही इसराइल और अमेरिका के उस प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है, जिसमें वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, अपना पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं। अच्छा, अब जब यहां तक बात पहुंच गई, तो अब जो ये समझने की जरूरत है, ईरान कह रहा है कि हम झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, हम जंग के लिए तैयार हैं, जो भी बड़ी अगर कोई हमला हुआ तो हम उसका जवाब देंगे। ट्रंप जो है वो न्यूक्लियर हथियार टेस्ट करने की बात कर रहे हैं। उधर वेनेजुएला में इन्होंने जंगी बेड़ा भेजा हुआ है नजदीक, और वहां भी एक तरह से जंग जैसी हालत है। तो इस हालत में क्या दुनिया किस तरफ जाएगी, क्या होगा अगर इसी, देखिए, मैं अक्सर गौर करता हूं, आप उन मुल्कों को देखिए जहां जहां जंगें होती हैं, वहां के आम लोगों की कितनी मुसीबतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि उन सरकारों का पैसा तमाम हथियारों में चला जाता है, और जहां जंग नहीं होती वहां भी डर फैलाए रखते हैं। क्या कुछ लग रहा है किस तरफ बढ़ेगा, क्या होगा? रूस, चीन और ईरान का जो एक तरह से उभार नजर आ रहा है, जो नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है, वो वो आने में, वो कामयाब होने में, असर उसका नजर आने लगे, उसमें कितना टाइम लगेगा? ये तो तबाही का सिलसिला नजर आ रहा है। उसकी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक न्यू न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेंटर्ड अराउंड ब्रिक्स एंड दी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, बात ऐसी है कि रशिया यूक्रेन फ्रंट पे रशिया तेजी से आगे बढ़ रहा है, हम्म। और अभी लोग चर्चा भी करने लगे कि ये यूक्रेन वॉर भी एक जूइश वॉर थी, क्योंकि जो यानुकोविच जो प्रेसिडेंट था उसको हटाने के बाद जो दो अध्यक्ष बने, पोरोशेंको और जेलेंस्की, हम्म। वो भी दोनों यहूदी है। हम्म। तो यहूदी लॉबी का बहुत बड़ा रोल है यूक्रेन वॉर में, और अभी कुछ कुछ इलाके यूक्रेन में दिख रहे हैं जहाँ यहूदी आबादी इसराइल से भाग भाग कर आ रही है और वहां बस रहे हैं, हम्म। और ये भी दिख रहा है। और हम्म। जेलेंस्की ने तो बोला ही था कि यूक्रेन विल बी लाइक एन इजरायली सिक्योरिटी स्टेट, हम्म। और ये सेकंड इसराइल की बात चल रही थी। ओके, हम्म। तो जब इसराइल डूबेगा, और वो डूबने की दिशा में जा रहा है, क्योंकि ये ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट को लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हम्म। ओके, और ये क्लियर कट बात है। और तो आप ये देखें कि लिबिया, सीरिया, यमन, सूडान, ये सब चार कंट्रीज को ये अरब मुल्कों ने बर्बाद करने में, और इसराइल का एक रोल है, अमेरिका का रोल है, ब्रिटेन फ्रांस का रोल है। रशिया के वॉर फ्रंट पे तो रशिया आगे बढ़ रहा है, ईरान ताकतवर बनते जा रहा है। नेतन्याहू को वही प्रॉब्लम है कि ईरान को भी कैसे रोका जाए, हम्म। क्योंकि ईरान सबसे पावरफुल अगर कोई देश है ये पूरे मिडिल ईस्ट एशिया में, तो वो ईरान है। हम्म। और जब तक ईरान खत्म नहीं होता या रेजिम चेंज नहीं होता, तो नेतन्याहू की एक लिमिटेशन है आगे बढ़ने में। ये वो ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट का कुछ ज्यादा मतलब नहीं है उसके बिना। हम्म। तो ये वाली बात आती है। पॉइंटिस के उसके साथ और एक बात है, मैं जो बोल रहा हूँ कि नेतन्याहू और ये जो पूरी कट्टर यहूदी लॉबी है वो क्या क्या करवा रही है। हम्म। एक्चुअली अमेरिका के अंदर ही वॉर ट्रम्प कर रहा है। हम्म। जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स है उनके शहरों में खुद आर्मी जा रही है। हम्म। तो आपने आज तक आर्मीज अपने दूसरे देशों में भेजी, ओबामा के टाइम पे कोई लोग सड़कों पे भी नहीं आए थे। वो वॉर्स ओबामा के टाइम पे तो सबसे ज्यादा वॉर्स हुई। तो हम्म। मैंने एक मेरे अमेरिकन दोस्त को पूछा था, भाई एंटी वॉर मूवमेंट कहाँ गई थी ओबामा के टाइम पे? बुश के टाइम पे तो आ गए थे सड़कों पे, ओबामा के टाइम पे क्यों नहीं आए? हम्म। तो उसका बोलना था कि लगता है हम लोग ज्यादा एंटी बुश थे और एंटी वॉर कम थे। हम्म। वी वर मोर एंटी बुश एंड लेस हम्म। एंटी वॉर। हम्म। तो जो वॉर्स आपने एक्सपोर्ट की, वो आज आपके घरों में आ रही है। हम्म। ठीक है, तो इसराइल के एजेंडा पे चर्चाएं कम हो, इसलिए आपने अमेरिका के अंदर ही अभी आर्मी जा रही है। हम्म। नेशनल गार्ड अमेरिका के अंदर ही जा रहा है। तो हम्म। मेरा बोलना है कि ट्रम्प व्हाइट हाउस अपने आप नहीं काम कर रहा है, ये लार्जर एक जूइश जायनिस्ट एजेंडा के तहत ये काम कर रहा है, ताकि जितना इंटरनल कियोस हो, जितना इसराइल के खिलाफ कम आक्रोश हो। हम्म। ठीक है, अभी आप देखो कि शटडाउन हो गया कि अमेरिका की सरकार,
किसी सरकारी नौकर को कोई $1 नहीं मिल रहा है। मगर जहां जी। तक इसराइल को फंडिंग की बात है, वो जारी है। हम्म। वो हम्म। पैसा मिलेगा इसराइल को, मगर खुद अमेरिकन वर्कर को, नर्स को, डॉक्टर को, टीचर को $1 नहीं मिलने वाला। तो ये क्या हम्म। सिस्टम है भाई? हम्म। ओके। और जब ओबामा ने एक अग्रीमेंट की थी 2016 में, इंडो वो जो ईरान की डील की बात थी, तो नेतन्याहू को ठंडा करने के लिए उसने एक $38 बिलियन फॉर 10 ईयर्स का अग्रीमेंट किया था। तो $3.8 बिलियन पर ईयर अमेरिका को देना पड़ेगा। वो पैसा तो लेके गया, ईरान की डील डुबा गया और ट्रंप के आने के बाद, और बाइडेन ने भी रिवाइव नहीं की। वो 2026 में वो डील अभी खत्म होने वाली है, उसके बाद देखते क्या होता है, क्योंकि अभी अमेरिका की कांग्रेस और सेनेट में झगड़ा होने वाला है अब ये फंडिंग को लेकर। क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगातार वीडियोज, जहां भी अमेरिकन सेनेटर कांग्रेसमैन है, वह जनता जाके पूछी, भाई तुमने तो एपैक का फंडिंग लिया है, तुम तो इसराइल गए थे, बोला नहीं नहीं मैं तो एपैक का पैसा नहीं ले रहा हूँ, या वो चुप बैठ जाता है। क्योंकि अभी इतना गुस्सा है लोगों में कि भाई हमारा कितना पैसा लोग लूट गए। हम्म। $8 ट्रिलियन, अमेरिका का जो पूरा कर्जा है वो $37 ट्रिलियन का है, और वो बढ़ते जा रहा है। उसमें से $8 ट्रिलियन तो सिर्फ वॉर्स पे हुए, पोस्ट 9/11। हम्म। हम्म। इसमें अमेरिका के सोल्जर भी मरेगा, अमेरिका का पैसा भी जाएगा, इसराइल का झंडा भी सबके दफ्तरों में लग रहा है। तो टारगेट ये है कि अमेरिका और इसराइल एक ही है, ये लोगों के दिमाग में डालना है, अमेरिका का झंडा और इसराइल का झंडा। ये कौन सा देश में ये सब होता है? हम्म। अरे हाँ, ये नेतन्याहू आया, अच्छा अच्छा, झंडा लगाया तो ये अलग बात है, मगर सबके ये दफ्तरों खुद में इसराइल और अमेरिका के झंडे लग रहे हैं। इसराइल और अमेरिका के झंडे एक साथ पूरे अमेरिका में, ये बहुत ही अजीब चीज है। अच्छा, ये कितनी अजीब बात है। 1 अक्टूबर से सरकार शटर डाउन जिसे कहा जा सकता है, शट डाउन है। और 1 महीना हो गया जब हमारी आपकी बात हो रही है, 30 अक्टूबर है आज। 30 दिन हो गए सरकार का दरवाजा बंद। यानी बहुत लोगों को सैलरीज नहीं मिल रही, बहुत सी सर्विसेज अमेरिकन को नहीं मिल रही, और बिल्कुल कर्टेल करके जो उधार पे काम कर रहे हैं लोग। यानी अभी हमें तनख्वाह नहीं मिलेगी, जब कभी सरकार खुलेगी तब हमें पैसे मिलेंगे। तो क्या यही सुपर सुप्रीम क्या क्या कहना चाहिए, सुपर पावर यही है जो पूरी दुनिया में तबाहियां मचा रहा है? अपने सरकारी नौकरों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है। ये क्या निजाम है? ये आम लोगों को समझ नहीं आता। ये शटडाउन क्या चीज है, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए आज। मुझे लगता है लोगों को इंटरेस्टिंग बात है। शटडाउन का मामला ऐसा है कि एक नई डेमोक्रेट चुनकर आई है, हम्म। और वो अगर आ जाती है, उसको प्लेज दिलवाया जाता है और बाद में वो वोटिंग करती है, हम्म। तो फिर ये पावर बैलेंस डेमोक्रेट्स के फेवर में चेंज हो जाएगा, हम्म। और बाद में एप्स्टीन फाइल रिलीज हो जाएगी। हम्म। तो ट्रम्प ने सरकारी बंद कर दी है। हम्म। ओके। तो जब जब भी मान लो कि कोई बड़े बिल पे या खास करके फाइनेंस बिल पे उनका आपस में मतभेद होता है, तो शट डाउन कर लेते हैं। बाद में 1 महीने के लिए वो लोग आपस में बैकडोर उनकी कॉम्प्रोमाइज की बात चलती रहती है, उसके बाद ये निकलता है। ये हर साल का ड्रामाबाजी है, तो पब्लिक भी हम्म। उनको ज्यादा सीरियस नहीं लेती। मगर ये हम्म। हालत है। अगर हम्म। मेरा बोलना है कि शटडाउन होगा, $1 तुम्हारे कामगार को नहीं मिलेगा, मगर इजराइल को पैसा जाएगा, तो ये कौन जी सा देश है और जी क्या चल जी रहा है सब? जी। ठीक है। ये हम्म। सब सवाल अभी पूछे जा रहे अमेरिका में जोरों से। गुस्सा अमेरिका में बहुत बढ़ रहा है। हम्म। ओके। दो चीजें हैं, एक तो जोरान ममदानी का फिनोमिनन, हम्म। जो न्यूयॉर्क में होते हुए, जो जूइश बिलियनर्स की सिटी है, वो सिटी में एक मुसलमान अपनी आइडेंटिटी को, ये कल्चरल मुसलमान है, वो ज्यादा कोई पास्टर नमाजी तो वगैरह है नहीं, वो एक सेकुलर हम्म। लिबरल है। गे राइट्स से लेकर LGBTQ सब रिकॉग्नाइज करता है, एकदम अल्ट्रा प्रोग्रेसिव है। ओके। हम्म। तो उसको भी टारगेट किया जा रहा है कि जोरान अगर चुनकर आएगा तो 9/11 हो जाएगा। वो जिहादी है, इस्लामिस्ट है, कम्युनिस्ट है, डेमोक्रेटिक, उनको ये फर्क भी नहीं पता। हम्म। ओके। हम्म। हम्म। जोरान क्लियर कट एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है, मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करता है। कम्युनिस्ट स्टेट होता है, उसमें वन पार्टी सिस्टम होती है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सरकार के हाथ में होती है। ये समझाना पड़ता है लोगों, नहीं तो उनको तो सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इस्लामिज्म सब एक ही है। हम्म। मतलब कुछ, हम्म। और जिहादी, ये कुछ भी बोलते हैं उसको लेकर। हम्म। ठीक है। तो पॉइंट इज के जोरान ममदानी को वो लोग जवाब दे नहीं पा रहे, इसलिए उसके खिलाफ नफरत की लहरी चलाई है उन्होंने। उसके इकोनॉमिक एजेंडा पर काउंटर नहीं कर पा रहे, अफोर्डेबिलिटी का जो क्राइसिस है। तो ये कुओमो बोल रहा है मैं आऊंगा तो मैं भी करूंगा। अरे तुम आओगे तो अभी तक क्यों नहीं किया था? तुम तो थे ही ना पहले। और फिर तुम लोग इसको कम्युनिस्ट और ये सब करके क्यों अटैक कर रहे हो? ओके। पॉइंट इज के जोरान ने और बर्नी सैंडर्स, क्योंकि जोरान ने क्लियर कर बोला कि बर्नी सैंडर्स से मैंने इंस्पिरेशन ली है, तुम तो पहले से सब एजेंडा की बात करो। मार्टिन लूथर किंग को भी उसने कोट किया है जोरान ने। और
ये बात अभी आई है कि बहुत सारे डेमोक्रेटिक सोशल लीडर्स पार्टी में है, ये अपनी डेमोक्रेट पार्टी में, और मेयर भी रह चुके हैं हम्म, न्यूयॉर्क के, जिसमें रेंट फ्रीज की भी बात एक डी बेलासियो करके गवर्नर थे, उन्होंने भी किया है। ट्रांसपोर्ट, ये बहुत सारी बातें पहले हुई है, ये कुछ नया नहीं कर रहे हैं, मगर अभी बहुत टाइम से कुछ नहीं हुआ, इससे जोरान ये इस पूरे एजेंडा को लेकर आए और ही हैज वन द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल। कल हम्म, मेरी बात हुई थी सुनीता विश्वनाथन जी से, जहाँ हिंदूज फॉर जोरान एक ग्रुप हम्म, बनाया, हम्म, और हम्म, वो 4 मंदिरों में जाके आया था दिवाली के टाइम पे। ओके। हम्म, सिखों को तो आपने देखा होगा कि जो क्वींस की मीटिंग थी, फ्रंट रो में सिख ही बैठे थे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, साउथ एशियंस, हिस्पैनिक्स, वाइट्स, यंग जूस, 40% जूस इन न्यूयॉर्क का वोटिंग फॉर जोरान, हम्म, 40%। और ये- उसका जो दोस्त है डेव करके, जो उसके साथ ही कैंपेनिंग में लगा था, वो भी प्रोग्रेस हुए। तो डेव जो यहूदी है, बोला मुझे नहीं तो तुम जोरान को वोट दो, और जोरान बोला मुझे नहीं तो इसको वोट दो। हम्म, और भी डेव ने एक बहुत बड़ी जूस फॉर जोरान की भी मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। तो पॉइंट इज के जोरान एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात कर रहा है कि न्यूयॉर्क के लोग को जोड़ना चाहिए, ओके, और हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करो। इसका उत्तर नहीं है, तो वो लोग ने जोरान कितना खतरनाक जिहादी है, ये पूरा कैंपेन चालू किया है। ओके। तो आप श्लिवा की कैंपेन देखो, कोमो की कैंपेन देखो, उनके पीछे 5 लाख 5 लोग नहीं होते, मगर हम्म, उनके पास कैंपेन फंडिंग बहुत ज्यादा है। तो हम्म, रोज टीप एड्स आ रही है, हम्म, हम्म, नफरत फैलाने की, जोरान से डराने की, ताकि लोग एकदम डर जाए कि अगर एक हम्म, मुसलमान बन गया तो ये तो पता नहीं हमारा न्यूयॉर्क का क्या हो जाएगा। और और डेमोक्रेट का लीडर ऐसी बातें कर रहा है, तो बहुत ही खतरनाक बात है कि डेमोक्रेट पार्टी में भी इस किस्म के लोग हैं जो रेसिस्ट और इस्लामोफोबिक भाषा, लैंग्वेज। रिपब्लिकन पार्टी में तो ये सब होता है, तो हम्म, डेमोक्रेट पार्टी तो प्रोग्रेसिव लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टी है या हम्म, सेंट्रिस्ट पार्टी है। तो हम्म, वहां भी जोरान के खिलाफ ये सब बातें हो रही है, मगर डेमोक्रेटिक पार्टी में बहुत सारे लोग, लीडर्स अभी उसके फेवर में आके जोरान के फेवर में बोल रहे हैं। और बर्नी सैंडर्स का वहां वो पब्लिक मीटिंग में आना, एओसी का आना, ये बहुत बड़ी बात है। मगर पूरे अमेरिका में एक माहौल है कि कुछ नया हो रहा है, कुछ उम्मीद की किरण मैं उसी पर आने है, जा रहा और था। पूरी दुनिया में इस दौरान ये न्यूयॉर्क का इलेक्शन को फॉलो किया जा रहा है। जी जी जी, अच्छा 4 नवंबर को अच्छा। उसका अच्छा, हमारे पास अब वक्त कम रह गया है। जी, कितनी बिल्कुल केओस दुनिया में फैल रहा है। मुख्तलिफ मुल्कों में जंग की हालत, गाजा से शुरू होकर के ईरान तक पहुंची, ईरान से फिर वो सूडान भी पहुंच गई और वेनेजुएला भी पहुंच गई। तो ये जो मैस है, क्या इसके कुछ ठंडा होने के इम्कान है, या ये अभी और इसी तरह चलेगा? कंक्लूड करते हुए आप क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल सिचुएशन को? ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट को बनना है तो केओस फैलते जाएगा। हम्म, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, बाल्फोर आया, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, इसराइल बना। उनका कैलकुलेशन है कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो ग्रेटर इसराइल बनेगा। हम्म, ओके, तो ये दिशा में चीजें जा रही है। मगर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में ताकत ही कुछ और थी। वर्ल्ड वॉर 3 के टाइम पे दुनिया बदली है, ये पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की बात नहीं है। दूसरी ताकतें हैं जो इनको काउंटर करेगी, और काउंटर कर रही है। तो ये टाइम का रिजल्ट ना वेस्टर्न वर्ल्ड के पक्ष में जाने वाला है, ना इसराइल के पक्ष में जाने वाला है। ये हम्म, टाइम का रिजल्ट बहुत अलग होगा और हमारे पक्ष का होगा। पैलेस्टाइन हम्म, पक्ष का होगा, दुनिया के पक्ष में होगा। वहाँ मादुरो भी तैयार बैठा है कि आ जाओ हम लोग देख लेंगे आपको, इसलिए वेनेजुएला में अभी तक गए नहीं है। ठीक है। हम्म, अगर हम्म, वियतनाम हो जाएगा, वियतनाम से बदतर हाल हो जाएगी। तो आई थिंक वे- यूक्रेन में तो हार गए, वेनेजुएला में हारने वाले, ईरान के सामने जाने की उनकी ताकत नहीं है। हम्म, और पॉइंट इस के इराक, यमन और ये जो सब देश है वो एक्सिस स्ट्रांग बनते जाएगा। हम्म, और इसराइल अपनी दादागिरी, गुंडागर्दी कर रहे निहत्थे लोग के सामने, ठीक है। मगर फाइनली वो जमीन पे जाके हमास को नहीं हरा पाया था, ये हम लोग हम्म, याद रखें। बिल्कुल हमास बिल्कुल। ना वो उसको वीक कर पाया, हमास मजबूत है। ओके। हिजबुल्लाह भी टिका है। ये सब फोर्सेस अपना टाइम देख रही है और वापस कुछ बड़ा उठाव होगा। और वो भी हम लोग देखेंगे कुछ महीनों के टाइम पे या एक आध साल के अंदर या उसके पहले ही, क्योंकि नेतन्याहू इतना मूर्ख है कि वो ईरान पे जाके हमला करेगा। ओके। और फिर ये वापस चीजें होने वाली है। और नेतन्याहू की मूर्खता और बेवकूफी के नतीजे में ही हालात फिर से शायद सुधरने का कोई रास्ता बने, और इसराइल के खात्मे का या रेजिस्टेंस की मजबूती का या ईरान जी, के आइडियोलॉजी के और फैलने का। रूस, चीन और ईरान जिस तरह से बढ़ रहे हैं उससे तो बिल्कुल इस ऐसा ही लगता है कि हालात उस तरफ सुधरेंगे। लेकिन कितनी जल्दी सुधरेंगे, कितने आम लोग और मौत का सामना करेंगे, किस तरह से सूडान में हमने देख रहे हैं, सूडान में लोगों का कत्ल किया जा रहा है।
अब आने वाले वक्त में बहरहाल बहुत समझ के, देख करके और सही नैरेटिव रखना बहुत जरूरी है। हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि आपके पास सही खबरें पहुंचे, सही बात पहुंचे, ताकि आप प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो सके। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।